गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है विषम पोषी पोषण। इससे पहले हम स्वपोषी पोषण की चर्चा कर चुके हैं। स्वपोषी के बारे में पढ़ चुके हैं हम, और स्वपोषी में कौन आते हैं अधिकांश उसका उदाहरण याद रखें आप। तो सभी हरे पौधे आ गए, और पीजीए, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ जीवाणु वो स्वपोषी थे। उनका पोषण क्या कहला रहा? स्वपोषी पोषण कहलाया। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और आज हम जिस पोषण के आधार पर दो भागों में पोषण को बांटा था, स्वपोषी पोषण पढ़ चुके हैं। विषम पोषी पोषण की आज चर्चा करेंगे। और आज हम एक कोशिकीय जीवों में पोषण तक पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट ये रहेगा। सबसे पहले हम इस शब्द की चर्चा करें, विषम पोषी। विषम पोषी एक जो शब्द है, एक ग्रीक शब्द हेटेरोट्रोफस से बना है। और हेटेरोट्रोफस में दो शब्द हैं। हेटेरोट्रोफस, हेटेरो का अर्थ है अन्य या दूसरा, और ट्रोफस का अर्थ है पोषण या पोषण प्राप्त करने का तरीका। एक एडजेक्टिव है ट्रोफस, पोषण या पोषण प्राप्त करने का तरीका। तो हम ये कह सकते हैं वे जीव जो अपने पोषण के लिए इन पर डिपेंड होते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, वे जीव क्या कहलाते हैं? वे जीव कहलाएंगे विषम पोषी। वे जीव क्या कहलाएंगे? विषम पोषी कहलाएंगे, हेटेरोट्रोपिक कहलाएंगे। तो उनका जो पोषण है वो क्या कहलाएगा? इनका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो विषम पोषी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। शब्द समझ में आया? भाई मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप। मेरी आवाज़ आपको स्लो लग रही होगी, और एक आपको लग रहा होगा कि भाई रुक रुक कैसे बोल रहे हैं। भाई मेरे लिए ये जो तो क्लास में पढ़ाएं तो उसमें से बच्चे होते हैं, मैं तो खाली कमरे को पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें फ़र्क होता है। अब धीरे धीरे करके मैं भी इसमें अभ्यस्त हो जाऊंगा, और उसी रिदम से हम जो क्लास में कक्षाएं होती है उसी रिदम से मैं कक्षाएं ले पाऊंगा। धीरे धीरे करके मैं उसमें अनुकूलित हो रहा हूँ। विषम पोषी पोषण की अर्थ समझ गए आप? हेटेरोट्रोफस से बना है। हेटेरो का अर्थ है अन्य या दूसरा, और ट्रोफस का हेटेरो का अर्थ है अन्य दूसरा, ट्रोफस का अर्थ है पोषण या एडजेक्टिव है। यानी जो जीव पोषण प्राप्त करेगा वो दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहा है। हरे पौधे तो खुद पोषण प्राप्त अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद भोजन बना रहे, तो उनको पोषण के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विषम पोषी पोषण। और विषम पोषी कहलाते हैं, उनका पोषण क्या कहलाएगा? विषम पोषी पोषण कहलाएगा। अब और देखो आगे। अब हम बात कर रहे थे स्वपोषी की बात करें, तो स्वपोषी कौन हो गए? स्वपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे। क्यों ये स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हरे होते हैं। क्यों हरे होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? वर्णक होता है एक क्लोरोफिल। दो होते हैं क्लोरोफिल, ए और बी होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? इसकी उपस्थिति में, क्योंकि ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और हरित लोक में इसकी सहायता से कौन सी क्रिया हो रही थी वहाँ? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये जो प्रकाशिक जो क्रिया है, लाइट रिएक्शन जो है, यानी प्रकाशिक जो क्रिया है, इसमें क्या बनता है? इसमें संश्लेषण किसका होता है? इसमें संश्लेषण होता है कार्बोहाइड्रेट का।
और वो कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में बनती है? ग्लूकोज के रूप में बनती है। और ये ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर होती है? ये स्टोर होती है स्टार्च के रूप में। और इसका हमने परीक्षण भी किया था कि वास्तव में क्या प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च बनती है, तो क्रियाकलाप कर लिए थे। क्या प्रकाश संश्लेषण किस किस की जो कच्चे सामग्री है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो हमने पढ़ चुके थे। जड़ें जल का अवशोषण करती हैं और रंध्रों द्वारा CO2 को लिया जाता है वातावरण से। अब हरे पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकृति में अधिकांश जो जीव हैं या सभी जीव भोजन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इसी ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। जो ऊर्जा स्रोत किसने बनाया है? जो भोजन किसने बनाया है? सभी हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी ऊर्जा पर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। निर्भर होते हैं। अच्छा, अब तो ये क्या कहलाएंगे? प्रकृति के क्या कहलाएंगे भाई? ये जो है हरे पौधे प्रकृति के क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर जानते हो? प्रोड्यूसर जो निर्माण करता है। यहाँ क्या निर्माण कर रहा है? हरे पौधे किसका निर्माण कर रहे हैं? भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर कहलाएंगे। अर्थात हिंदी में क्या कह सकते हैं हम उनको? उत्पादक कहलाएंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं उत्पादक किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे वे सभी जीव जो अपना भोजन, या वे सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ऐसे याद रख लो, सभी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? प्रोड्यूसर क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद अपना भोजन बना लेते हैं। तो उत्पादक कौन हो गए? हरे पौधे हो गए। अब इन पर जो डिपेंड होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे विषमपोषी कहलाएंगे। लेकिन उनको एक विशेष नाम देंगे, उन विषमपोषियों को विशेष नाम देंगे। जो वे जीव क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। ये दो शब्द आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि इससे आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो बातें हैं वो तभी समझ में आएंगे जब ये दो शब्दों का अर्थ समझ गया। उत्पादक कौन हो गए? सभी हरे पौधे हो गए, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद अपना भोजन बना रहे हैं। तो वे क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। प्रोड्यूसर हो गए प्रकृति के, यानी सभी हरे पौधों पर जो उत्पादक कहलाते हैं। अन्य जीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जीव इस पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। अब जैसे आप देख लो, घास है, ये लो, ये घास है। घास क्या है? हरा पौधा है, तो घास क्या कहलाएगा? उत्पादक हो गया। मान लीजिए घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है, या घास को हिरण खा रही है। कौन खा रही है? हिरण खा रही है। तो हिरण क्या हो गया? ये उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। अब मान लीजिए आगे ये भी तो होता है ना, जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये भी तो जीव है, लेकिन ये जीव क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। और ये जीव क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। उपभोक्ता समझ के, उपभोक्ता किसे कहेंगे? वे जीव जो अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर, डायरेक्ट रूप से अर्थात उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। अब वो उपभोक्ता, ये उपभोक्ता कौन सा उपभोक्ता कहलाएगा? प्राथमिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए घास है और घास को खरगोश खा गया, और खरगोश को, या फिर यूं देख लो, घास घास को कौन खा गया? चूहा खा गया। और चूहा को कौन खा गया? सर्प खा गया। और सर्प को कौन खा गया? मोर खा गया। और देख लो, घास को
खा गया टिड्डा, टिड्डा को कौन खा गया? मेंढक खा गया। और मेंढक को कौन खा गया? सर्प खा गया। और सर्प को कौन खा गया? मोर खा गया। एग्जाम्पल और देख लो, घास को मान लीजिए बकरी खा गई, बकरी को कौन खा गया? भेड़िया खा गया। और भेड़िया को कौन खा गया? शेर खा गया, बाघ खा गया। तो यहाँ ये क्या है? सभी हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। और ये जो जीव हैं जो इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब ये जो शेर है ना, वो भी किसकी ऊर्जा ले रहा है? घास की ऊर्जा ही ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं ले रहा, इनडायरेक्ट रूप से ले रहा है। क्योंकि ये जो जीव, अब ये एक शब्द और आएगा, वे उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता इसको उत्पादक का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, अर्थात उत्पादक हरे पौधों को डायरेक्ट रूप से जो पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। क्या कहलाएंगे? शाकाहारी कहलाएंगे। ये नए शब्द नहीं है आपके लिए। और वे जीव जो, और ये क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। ये कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। ये कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। और ये उपभोक्ता कैसे कहलाएंगे? सर्व शीर्ष उपभोक्ता कहलाएंगे। शीर्ष उपभोक्ता। और पोषण संबंधों के आधार पर ये श्रृंखलाएं बनती हैं, ये खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। ये जाल बनता है जिसको खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल के कारण ही डाइवर्सिटी बनी हुई है, जैव विविधता बनी हुई है और प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। प्रकृति अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी है। अब ये जो द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं। इसमें आ गया मानव जो है वो सर्वाहारी है। मानव जो है वो, भाई जैसे हम गेहूं है, गेहूं उत्पादक है, हम गेहूं को डायरेक्ट चपाती बना के खा लेते हैं, गाजर को डायरेक्ट खा लेते हैं, तो हम शाकाहारी भी। अगर और कुछ कुछ व्यक्ति जो जानवर होते हैं, मैं तो जानवर ही कहूँगा उनको, जो मांस का उपयोग करते हैं, मांस को भोजन के रूप में लेते हैं, वे मानव क्या कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। तो मानव शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। दो तीन शब्द आए आपके लिए, उत्पादक सभी हरे पौधे, उपभोक्ता वे जीव जो भोजन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? उत्पादकों पर, उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता कई प्रकार के हो गए, जो डायरेक्ट रूप से उत्पादकों को लेते हैं भोजन के रूप में, वो तो शाकाहारी हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता हो गए। और द्वितीय उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। और उसके आगे के जो उपभोक्ता है तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। और इसके बाद इनको कोई नहीं खाता है, भोजन के रूप में कोई नहीं ग्रहण करता है। ये क्या हो गए? शीर्ष उपभोक्ता हो गए। ये तो जब मरेंगे, जब सूक्ष्म जीव का क्या कर देंगे? अपघटन कर देंगे, इनका अपघटन ही होता है। मोर हुआ, शेर हुआ आदि। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपकी? तो आप लिखना चाहो तो लिख लो पहले, ये थोड़ा विषम पोषी प्रश्न की डेफिनेशन लिख लो। ऐसे लिख लो, ऐसे कैसे छाप दो पहले तो, यहाँ तक, यहाँ तक यूं का यूं छाप दो, यहाँ तक, यहाँ तक यूं का यूं छाप दो। फिर लिखो नीचे, छाप लेना, वीडियो थोड़ा स्लो करके देख लेना। इसकी परिभाषा लिख लो विषम पोषी पोषण की। वे जीव वे जीव जो पोषण के लिए, वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं। वे विषमपोषी, वे विषमपोषी कोमा, वे विषमपोषी कोमा उनका पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है।
वे जीव जो पोषण के लिए अन्य या दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं वे विषमपोषी और कोमा उनका पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण कहलाता है। उसके आगे नीचे तीर का चिन्ह बना के लिख दो। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः वे प्रकृति के क्या कहलाते हैं? अतः वे प्रकृति के उत्पादक कहलाते हैं। वे प्रकृति के उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, प्रोड्यूसर ऐसे डॉट लिख कर प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उसका आगे लिख दो सभी हरे पौधे, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। उसके नीचे दूसरा लिखो उपभोक्ता, उपभोक्ता लिख दो ऐसे डॉट करके, उसके नीचे लिख दो उपभोक्ता, कंज्यूमर, इंग्लिश में कंज्यूमर। इसमें लिख दो वे जीव जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वे जीव जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। वे जीव जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं। वे उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे बकरी, चूहा, सर्प, शेर, मानव आदि। दो तीन एग्जाम्पल लिख दो उपभोक्ता में। तो उपभोक्ता में लिख दो बकरी, चूहा, भैंस, गाय, ये एग्जाम्पल लिख दो, दो तीन एग्जाम्पल लिख दो आदि। फिर नीचे लिखो फिर नीचे लिख दो उपभोक्ता लिखा, उसके नीचे ऐसे डॉट लिख के लिखो प्राथमिक उपभोक्ता। और क्यों लिख सकते हैं इनको शाकाहारी। लिख दो इसमें वे जीव जो अपना भोजन डायरेक्ट, वे जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से, मान ली गाय है, बकरी है, बकरी घास को खा रही है, खरगोश घास को खा रहा है, टिड्डा घास को खा रहा है, डायरेक्ट घास को खा रहा है ना, डायरेक्ट हरे पौधों को ले रहा है ना, तो प्रत्यक्ष रूप से ले रहा है ना, इसलिए वो क्या कर लाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। अब क्या जो शेर है वो घास खाता है क्या? लेकिन ऊर्जा तो घास की उपयोग कर रहा है ना वो। क्यों? क्योंकि वो जिसको खा रहा है, मान लीजिए उसको खा रहा है, भेड़िया को खा रहा है, तो भेड़िया के पास जो ऊर्जा मिली वो आई कहाँ से? घास से। मान लीजिए घास जो ये श्रृंखला बन गई है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए 100 कैलोरी थी, किलो कैलोरी थी, तो यहाँ 10% 10 किलो कैलोरी पहुँच गई, 90% ट्रांस हो जाता है। इसका यहाँ तक पहुँची तो एक श्रृंखला एक स्तर से दूसरे स्तर पहुँचेगी तो एक बच गई, 0.01
0.1 किलो कैलोरी बच गई और यहाँ पर 0.01 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी। लेकिन पहुंची कहाँ से, बनाई किसने थी ऊर्जा, घास ने। तो प्राथमिक उपभोक्ता हम अब लिख दोगे वे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन हरे पौधों या उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, हरे पौधों या उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, वे शाकाहारी भी कहलाते हैं, वे शाकाहारी भी कहलाते हैं। उदाहरण लिख देना इसका, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण लिख देना, चूहा लिख देना, बकरी, गाय, भैंस, खरगोश आदि। प्राथमिक उपभोक्ता लीजिए, फिर लिखना द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। इसमें लिख दो वे जीव जो भोजन के लिए, वे जीव जो पोषण के लिए, वे जीव जो पोषण के लिए वे जीव जो पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं, वे जीव जो पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारियों पर निर्भर होते हैं, वे जीव जो पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारियों पर निर्भर होते हैं, वे मांसाहारी भी कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता तो हो गए, वे मांसाहारी भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, मेंढक है, सर्प है, भेड़िया है, मोर है और शेर है। मानव भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये मांसाहारी हैं, मांसाहारी हैं। अब मैं कह चुका हूं आपको, जैसे घास को टिड्डा खाए, टिड्डा को मेंढक खाए, मेंढक को सर्प का, सर्प को कौन खा गया, मोर को, मोर मर गया तो इनको खाएगा नहीं कोई। शेर है, शेर को कोई नहीं खाएगा, तो शेर मरेगा तो ये शीर्ष उपभोक्ता है, द्वितीय के तृतीय उपभोक्ता है। जब ये मर जाएगा तो मरने के बाद सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इसका अपघटन करेंगे। तो एक शब्द और आ जाता है, अपघटक, अपघटक। ये लिख दो, ये भी लिख दो ऐसे, अपघटक। इसमें लिख दो अपघटक में वे सूक्ष्म जीव जो वे सूक्ष्म जीव जो मृत शरीर का अपघटन कर देते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो मृत शरीर का, मृत जीव का, वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव शरीर का क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे इसमें आप ईस्ट हो गया, फफूंद हो गया, ईस्ट, इनको मृतोप जीव भी कह सकते हैं। अब आपके सामने ये कई शब्द क्लियर हो गए। उत्पादक कौन हो गए, हरे पौधे हो गए। उपभोक्ता कौन हो गए, वे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, वो उपभोक्ता। वो उपभोक्ता कितने प्रकार के हो गए, कई प्रकार के हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता
वे जो डायरेक्ट रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं वे तो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे चूहा बकरी आदि सीधा ही हरे घास को खा रहा है। और वे जीव जो प्राथमिक भोक्ता होंगे यानी शाकाहारियों की, शाकाहारी है सारे, इन शाकाहारियों को जो भोजन के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएंगे, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे। ये क्या क्या होंगे, भी मांसाहारी होंगे। जैसे मेंढक, मेंढक टिड्डा को खाता है। मोर, मोर सांप को खा जाता है। सर्प, सर्प मेंढक को खा जाता है। भेड़िया, भेड़िया भेड़ को खा जाता है। इस तरह से। और शेर, शेर भेड़िया को खा सकता है। शेर कुत्ते को खा सकता है। शेर हिरण को खा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, द्वितीय के तृतीय उपभोक्ता। और ये क्या कहलाते हैं, मांसाहारी भी कहलाते हैं। ये चीजें क्लियर होगी। एक अपघटन, जो जीव शरीर में कह रहा हूँ, शेर है, पेड़ पेड़ टूट के गिर गया तो वो मिट्टी मिल जाएगा कुछ दिन के बाद। कौन मिलाएगा उसको, अपघटन, अपघटन 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 मिलाएंगे, उसका अपघटन कर देंगे। अर्थात सूक्ष्म जीव हैं जो मृत जीव शरीर को अपघटन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये चीज़ें इसलिए समझाई हैं, आपके सिलेबस में इनका ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, लेकिन ये मैंने आपको नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो तभी समझ में आएगा जब ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं तो उसमें गिनती सिखाने की आवश्यकता थोड़ी, गिनती ऐड होती है उसमें। गिनती सिलेबस में थोड़ी आएगी, वो तो ऐड है उसमें। अब पोषण की जो विधि है, पोषण की विधि कई बातों पर निर्भर करती है। पोषण की जो विधि है वो कई बातों पर निर्भर करती है। एक तो करती है भोजन का स्वरूप कैसा है, एक भोजन की उपलब्धता क्या है। यानी जैसे जैसे अपने पोषण, जैसे भोजन उपलब्धि नहीं है, जैसे हम एक अच्छी जगह पर हैं और वहाँ पर भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, वहाँ पोषण अलग तरह का होगा। एक मान लीजिए दुर्गम स्थान पर पहुँच के वहाँ भोजन अच्छा नहीं मिल रहा, वहाँ जो मिलेगा उसी को तो भोजन के रूप में, जो भोज्य खाद्य पदार्थ मिलेगा उसी को तो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर जो पोषण की जो विधियां हैं, पोषण की विधियां, पोषण की विधियां कई बातों पर निर्भर करती हैं। जैसे किस किस बात पर निर्भर करती है, भोजन का स्वरूप कैसा है, भोजन का, भोजन की उपलब्धता कैसी है, यानी विधि जो है, इसकी निर्भरता जो है, इनकी निर्भरता जो है उसकी चर्चा करें हम। तो एक तो हो गया इसमें, आपके सिलेबस के अनुसार बोल रहा हूँ ये बातें मैं, भोजन का स्वरूप हो गया, और एक हो गया भोजन की उपलब्धता, एक हो गया भोजन की उपलब्धता, दूसरा हो गया भोजन ग्रहण करने का ढंग, भोजन ग्रहण करने का ढंग। अब ये क्या है सर, अरे भाई जैसे मान लीजिए घास है, तो घास तो भागती थोड़ी है, अचल है, घास तो एक जगह है। अब इसको मान लीजिए कौन खा रहा है, इसको मान लीजिए बकरी, गाय खा रही है, या हिरण खा रही है, हिरण खाती है, तो घास तो क्या हो गया, उत्पादक हो गया। हिरण क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। और कौन सा उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। कौन सा उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और ये प्राथमिक उपभोक्ता ही क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो शाक को ग्रहण करते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अब भोजन कैसा है यहाँ पर, अचल है, तो यहाँ पर जो गाय और हिरण को भोजन करने का जो ढंग है ना वो अलग है। दूसरा मान लीजिए, अब ये जो गाय है, हिरण है, इसको कौन खा सकता है, मान लीजिए शेर खा रहा है, तो हिरण भी तो एक क्या बन गया, हिरण भी तो भोजन बन गया ना। लेकिन वो कैसा है, उसको जब वो शेर, ऐसे थोड़ी है कि शेर, शेर बैठा है और वो के भोजन मैं तेरे को खाऊंगा, तो ठीक है, हिरण करे ठीक है मेरे को खा ले, ऐसा नहीं होता। हर जीव, हर जीव में संघर्ष हो रहा है। जीव में आपसी संघर्ष है, किसी किसी बात को लेकर इसके संघर्ष है। जैसे भोजन के लिए भी संघर्ष होता है, जनन के लिए भी संघर्ष होता है, अनेक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष होता है। यहाँ जो संघर्ष है
हिरण और शेर के बीच में चलेगा। हिरण जो है वो शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, और इसको कौन खाएगा? शेर खाएगा। कौन खाएगा? शेर। शेर के लिए ये क्या है? भोजन है। शेर के लिए क्या है? ये हिरण भोजन है। लेकिन हिरण को जब वो शेर पकड़ेगा तो हिरण क्या करेगा? दौड़ेगा, बहुत जोर से दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो शेर उसके पीछे भगेगा और उसको जैसे तैसे करके पकड़ेगा। तो यहाँ जो भोजन करने का ढंग अलग हो गया ना, यहाँ का जो पोषण है वो अलग होगा, यहाँ का पोषण अलग होगा। तो आप लिख दो इसमें पोषण की विधि, पोषण की विधि, पोषण की विधि निम्न बातों पर तो पर निर्भर करती है। फर्स्ट क्या है? भोजन का स्वरूप। ये प्रश्न आ सकता है कि पोषण की विधि किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप क्या कह सकते हैं? भोजन का स्वरूप पर, भोजन की उपलब्धता पर। दूसरा है भोजन ग्रहण करने के ढंग पर, जैसे घास है, घास कैसा है? अचल है, यूं कहीं छाप दो इसको। तो घास भी एक भोजन है, तो ये भी भोजन है, लेकिन ये किसके लिए भोजन है? ये शेर के लिए भोजन है। और ये कैसा है? चल है या गतिशील होता है? छाप दिया होगा आपने, इसको यूं छाप दिया, ठीक है, लिख लिया होगा। और शेर क्या हो गया? अरे शेर कैसे हो गया? मांसाहारी हो गया ना ये, मांसाहारी हो गया। कौन सा उपभोक्ता हो गया ये? तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता हो गया। अब शेर के पास जो ऊर्जा आएगी वो किसकी ऊर्जा है? डायरेक्ट रूप से तो उसको किससे ऊर्जा मिल रही? हिरण की, हिरण को खाएगा तो मिलेगी, लेकिन हिरण में ऊर्जा कहाँ से आई थी? घास से। और घास में कहाँ से आई थी? सूर्य से। शेर कैसा क्या हो गया? मैं अलग अलग नहीं लिखवा रहा हूँ बच्चों की तरह, मांसा ये शेर है, शेर का भोजन है, ये मैं इसको शॉर्ट रूप में ऐसे लिखवा चुका हूँ, आप इसको यूं कहीं छाप लें। शेर मांसाहारी है। शेर कैसे उपभोक्ता है? तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता है? तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता है, क्योंकि शेर को कोई नहीं खाता है भोजन। शेर का तो मारने के बाद अपघटन ही होता है, अपघटन अपघटन कर देंगे। लिख दिया होगा। आगे में वो देखते हैं। अब अगला है पोषण विधि। पोषण विधि थोड़ा हिल रहा है बोर्ड, ये लो। पोषण विधि के आधार पर जीव। पोषण विधि कैसी है उसके आधार पर जीव कई प्रकार के हो गए। जैसे आपके सिलेबस में दो के बारे में बता रखा है, दो पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है इसमें इनको पूर्ति जीव भी कह सकते हैं।
पूर्तिजीवी, और दूसरा होता है पैरासाइट, होता है परजीवी होता है। देखो ध्यान दो, पोषण विधि के आधार पर जीव, पोषण विधि के आधार पर जीव, हाँ सही है। अरे जैसे आप ये देखते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि जैसे यहाँ बता देता हूँ, घास है, एक श्रृंखला बताता हूँ। घास, तो घास क्या हो गया, अरे बोलो क्या हो गया, उत्पादक हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट रूप से घास को कौन खा गया, मान लीजिए टिड्डा खा गया। कौन खा गया, टिड्डा खा गया। तो टिड्डा क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता किस पर डिपेंड होते हैं, हरे पौधों पर। घास क्या है, हरा पौधा है। ये जीव जो हरे पौधों पर डायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं ना हरे पौधे को, इसलिए ये उपभोक्ता हो गया। और ये उपभोक्ता कौन सा उपभोक्ता हो गया, फर्स्ट उपभोक्ता हो गया। अब टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक खा गया। मेंढक की भी क्या है, उपभोक्ता है। ये कौन सा उपभोक्ता है, ये दूसरा उपभोक्ता है। तो मेंढक को कौन खा गया, सर्प खा गया। ये उपभोक्ता है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किस पर डिपेंड होता है, भोजन के लिए, उत्पादक पर। भाई इसमें सर्प के पास जो ऊर्जा आएगी ना, वो मेंढक को खाने से आएगी। तो मेंढक के पास कहाँ से आएगी, टिड्डा के पास कहाँ से आएगी। यानी इस इन सब के पास ऊर्जा मिली, उससे गई ना। ये पहला उपभोक्ता हो गया, दूसरा ये तृतीय को उपभोक्ता हो गया। और सर्प को कौन खा गया, मोर खा गया। तो मोर क्या हो गया, ये हो गया आपका सर्वोच्च उपभोक्ता। अब मोर को खाता है क्या, खाने वाले खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। तो मोर को कोई नहीं खा सकता। इसका क्या होता है, ये मरने के बाद सूक्ष्म जीव इसका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। और अपघटन कौन करते हैं, अपघटक इसका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। अच्छा, घास उत्पादक है, हरा पौधा है, टिड्डा खा गया, उपभोक्ता है। ये भी उपभोक्ता, ये भी उपभोक्ता, क्योंकि सबको ऊर्जा जो मिल रही है वो किसकी मिल रही है, घास ने जो बनाया। अब वो कैसे जाती है, 100 थी, 100 किलो कैलोरी थी, 90% हटा दो, 10 हो गया। 10 का 90% 1 हो गया, 1 का 90% 0.1 हो गया, और उसके 0.1 का 0.01 हो गया। अब मोर को जब मरेगा, अर्थात ये मोर क्या है, जीव है, और ये मर गया तो कैसा हो गया, मृत जीव हो गया। अब क्या पड़ा रहेगा कि मिट्टी, कोई पेड़ पौधे टूट जाते हैं या फिर वो मृत शरीर होता है। और मोर आदि मर गया, जैसे शीर्ष उपभोक्ता मर गया, शेर मर गया, तो वो भी कैसा हो गया, शीर्ष उपभोक्ता। वो मरने के बाद क्या होगा, वो जैसे पड़ा रहता है। तो उस मृत जीव जो होता है, मृत जो जीव होता है, उस पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, क्या स्रावित करते हैं, पाचक एंजाइम। क्या कर देते हैं, पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं। और पाचक जो एंजाइम स्रावित करते हैं, तो ये जो जीव है ना, ये जो जटिल फॉर्म में थे, उनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, वो किस रूप में है, यहाँ पर जटिल फॉर्म में है। और ये इस पाचक एंजाइम की सहायता से कार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाएगा, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाएगा। अर्थात जीव शरीर का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। और उस अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग, वे अपघटक जो होते हैं वो भी तो जीव होते हैं, वो इसका ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो उनके पास जो ऊर्जा जाएगी वो इसका 10% 10% जाएगी, 0.001 किलो कैलोरी। अब ये जो है ना, ये अपघटक, ये जीव, ये क्या कहलाते हैं, मृतपोषी या मृतपोषी प्रतिरोधी या मृतोपजीवी कहलाते हैं। मृतोपजीवी क्या है, इससे कई चीजें स्पष्ट हो गई, खाद्य श्रृंखला बन गई, खाद्य जाल भी समझ गए, उत्पादक समझ गए, उपभोक्ता समझ गए, सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होते हैं। ये कई एक खाद्य श्रृंखला का आपको एग्जाम्पल भी देख लिया आपने, ठीक है। इस खाद्य श्रृंखला के द्वारा मैंने आपको क्या समझा दिया, मृतोपजीवी और मृतपोषी पूर्तिजीवी, वे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं,
कैसे पोषण करते हैं? मृत सड़े गले पदार्थों पर वे कुछ पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, और पाचक एंजाइम स्रावित करने से वो मृत जीव होता है जो कार्बनिक पदार्थ जटिल रूप में होता है, उनका अपघटन हो जाता है, वो अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, और उस अकार्बनिक पदार्थों को वो अपघटक जीव क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो वे अपघटक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे अपघटक की क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं, या मृत कोशी कहलाते हैं, या उपजीवी कहलाते हैं। तो लिख दो नीचे इसमें। वे जीव वे जीव जो वे जीव जो अपना पोषण 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 मृत मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये जीव ये जीव मृत जीव ये जीव मृत जीव सड़े गले पदार्थों पर पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं। पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे मृत सड़े गले पदार्थ जिससे कार्बनिक पदार्थ सॉरी 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 ऐसे लिखो। पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे मृत सड़े गले पदार्थों का मृत सड़े गले पदार्थों का मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन मृत सड़े गले पदार्थों का अपघटन तरल अकार्बनिक तरल अकार्बनिक पदार्थों में तरल अकार्बनिक पदार्थों में मृत सड़े गले पदार्थों पर जो पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे मृत सड़े गले पदार्थ, और कोष्टक में लिख लेना कार्बनिक पदार्थ। पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, उसके आगे लिखा था ना आपने मृत सड़े गले पदार्थ, कोष्टक में कार्बनिक पदार्थ अपघटित होकर अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जिनका अवशोषण कर जिनका अवशोषण से जिनके अवशोषण से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ये ध्यान दो, अब हम हमारी बात करें, हम मानव हैं, हम जीव हैं, हम भोजन कैसे पोषण कैसे भोजन कैसे भोजन का पाचन कहाँ होता है? हमें जीव शरीर के अंदर होता है। इनमें क्या पाचन जीव शरीर के अंदर हो रहा है? नहीं, उनका भोजन शरीर से बाहर पड़ा हुआ है, उस पर ये पाचक एंजाइम स्राव करते हैं, वहां पाचन हो गया और फिर उसको अवशोषित करते हैं उसे। तो इनमें पाचन शरीर से बाहर होता है। बस ये तो लिख दिया आपने। ये मृत सड़े गले पदार्थ में होते हैं और मृत सड़े गले पदार्थों पर ये क्या करते हैं? पाचक एंजाइम स्राव करते हैं, जिससे मृत सड़े गले पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ किसमें बदल जाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ सरल सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जिनका अवशोषण करके ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। अच्छा, नीचे नीचे लिख सकते हो आप, इन जीवों में भोज्य पदार्थ का अपघटन कहाँ होता है? जीव शरीर से बाहर होता है। जीव शरीर से बाहर होता है। बस नीचे स्टार बना के लिख दो। इनके अलावा सॉरी एग्जाम्पल शरीर से बाहर होता है, एग्जाम्पल लिख दो। मशरूम और ईस्ट एग्जाम्पल है, इनके उदाहरण है। उदाहरण मशरूम, ईस्ट, फफूंद आदि। फफूंद आदि। ठीक है, इसके उदाहरण जरूर याद रखना आपको। मृतोपजीवी जो है ना, मृतकोशी जो है ना, इनके उदाहरण जरूर याद रखने हैं। नीचे तीर बना के लिखो, ऐसे स्टार बना के लिख देना। इनके अलावा सभी जीवों में इनके अलावा सभी जीवों में संपूर्ण भोजन का शरीर के अंदर इनके अलावा सभी जीवों द्वारा संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। इनके अलावा सभी जीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है और पाचन शरीर के अंदर होता है। इनके अलावा सभी आगे हम भी आगे भाई, हम क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं। भैंस क्या करती है? भोजन को खाती है, फिर जुगाली करती है, फिर उसका क्या होता है? फिर पाचन तो शरीर के अंदर ही होता है, हमारे पाचन शरीर के अंदर होता है। लेकिन इनका पाचन शरीर के अंदर होता है क्या? नहीं, इनका विघटन शरीर से इनका भोजन शरीर के अंदर नहीं आता, शरीर के बाहर रहता है। और उस पर ये पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं। हमारे पाचक एंजाइम अंदर होते हैं, ये बाहर स्रावित करके उसको जटिल पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, फिर उसका अवशोषण कर लेते हैं। ये तो मैंने ये लिखा है, इनके अलावा सभी जीवों द्वारा संपूर्ण भोजन का क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है तथा इनमें पाचन शरीर के अंदर होता है, इनमें बाहर होता है। इनके अलावा बात कर रहा हूँ, इनके अलावा सभी जीवों में पाचन शरीर के अंदर होता है। आगे देखो, एग्जाम्पल लिखने की, एग्जाम्पल तो आपने लिख लिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ। जैसे फफूंद है, ईस्ट है और मशरूम आदि। दूसरा है
परजीवी, पैरासाइट, 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 परजीवी। लिख लिया होगा, परजीवी। अब ध्यान दो, हम ये देखते हैं भाई प्रकृति में जो है पोषण संबंधों के आधार पर, प्रकृति में पोषण संबंधों के आधार पर एक जीव दूसरे जीव से डिपेंड होता है। सीधी सी बात है, पेड़ पौधा जीव है, उस पर कौन डिपेंड होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, हिरण है, वो जीव है, टिड्डा है, ये घास को उपयोग करता है, तो उसके लिए भोजन क्या है? घास है। तो एक जीव पोषण संबंधों के आधार पर दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। लेकिन हम यूं देखें, मान ली दो जीव हैं, एक जीव ये हो गया और दूसरा जीव ये है, फर्स्ट जीव और सेकंड जीव। अब आप यूं देखो, मान लीजिए जू का उदाहरण देखा तो जू है, जू एक जीव है, लेकिन वो कहाँ मिलती है? वो मानव पर मिल सकती है और कुत्ते मिल सकती है। तो जू या चिचड़ी, चिचड़ी, चिचड़ियाँ, चिंचड़ियाँ, ये कहाँ मिलती हैं? कुत्ते में मिलती है। क्या करती हैं? इनमें चूसक होते हैं, चूसक, और ये उस अपने चूसक उस जीव शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं, तो उसका खून चूसते हैं, तो पोषण प्राप्त करते हैं। तो एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, लेकिन कुत्ते को तो क्या हो रही है? इस जीव को तो क्या हो रही है? हानि हो रही है, और इस जीव को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये दो जीव पोषण संबंध के आधार पर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक को हानि हो रही है, दूसरे को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो जिससे हानि हो रही है, जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहा है, वो तो क्या कहलाएगा? पोषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषक कहलाएगा, मेजबान कहलाएगा, मेजबान ही बोल सकते हैं, पोषक कहलाएगा। और ये जो है, ये क्या कहलाएगा? ये जो जीव है, ये क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। यानी जीव पोषण संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दो जीवों का पोषण संबंध के आधार पर पारस्परिक ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होती है, और जिसको लाभ होता है, जिसको हानि होती है वो पोषक कहलाता है, जिसको लाभ होता है वो परजीवी कहलाता है। अब ये दो प्रकार के हो गए। अब जैसे मान लीजिए कुछ पैरासाइट, अब फीताकर्मी है, फीताकर्मी ये पेट में होता है, शरीर के अंदर होता है, और जैसे वो आपका मलेरिया का जो परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये कहाँ आता है? ये शरीर के अंदर होते हैं। कौन से शरीर के? पोषक शरीर के अंदर होते हैं, जिससे पोषण प्राप्त करेंगे ना, ये उस पोषक शरीर के, पोषक जीव शरीर के अंदर होते हैं। तो ये तो कैसे, ये परजीवी कैसे कहलाएंगे? अंदर होते हैं ना, तो कैसे कहलाएंगे? अंतः परजीवी। और जैसे जोंक है, चिचड़ियाँ हैं, जोंक है, चिचड़ियाँ हैं, मेरीज है, और अमरबेल है, अमरबेल है। अमरबेल तो देखा होगा आपने, पीली पत्ती वाली, ये किसी पौधे पर होती है,
खुद तो पोषण कर नहीं सकती, ये उस पौधे से पोषण प्राप्त करती है। तो लेकिन उसको पौधे को तो नुकसान है ना, अमरबेल। ये क्या कहलाएंगे? परजीवी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, तो लिख लो इसमें आप परजीवी। परजीविता। परजीवी लिख लो। दो जातियों के दो जातियों के जीवों की दो जातियों के जातियों के जीवों की पारस्परिक क्रिया पारस्परिक क्रिया दो जातियों के जीवों की दो जातियों के जीवों की, ये जरूर लिखना, पोषण संबंधों के लिए पोषण संबंधों के लिए पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है। दूसरे जीव को हानि होती है, अर्थात पोषण संबंधों के आधार पर पोषण संबंधों के अर्थात अलग लाइन से ले जाना, अर्थात लिखो चाहे मत लिखो, या फिर अलग लाइन से ठीक अच्छा बना के ले जाना। दूसरी परिभाषा लिखवा देता हूँ, जो याद हो याद कर लेना। अर्थात या फिर ठीक अच्छा बना के लिख दो, पोषण संबंधों के आधार पर जब कोई जीव पोषण संबंधों के आधार पर जब कोई जीव जब कोई जीव जीव पोषक को पोषक को हानि पहुंचाते हुए हानि पहुंचाकर हानि पहुंचाकर हानि पहुंचाकर उनसे पोषण प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करता है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। दोबारा देख लो, वे जीव जो पोषण संबंधों के आधार पर या पोषण संबंधों के आधार पर जब कोई जीव पोषक दूसरे जीव
पोस्टम ऐसे लिख देना, जैसे मनजीव लिखा, परजीवी पोषक दूसरा जीव को हानि पहुंचाकर, को हानि पहुंचाकर पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। परजीवी कहलाता है। और जिससे पोषण प्राप्त करेगा, जिससे पोषण प्राप्त करेगा वो पोषक कहलाता है, वह पोषक कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी लिख दो इसमें। अंतःपरजीवी लिखो, जब परजीवी जब परजीवी पोषक के पोषक शरीर के अंदर, पोषक शरीर के पोषक जीव शरीर के अंदर होता है, जब परजीवी पोषक जीव शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल लिख लो आप, वो क्या कहलाता है? अंतःपरजीवी कहलाते हैं। ये जीव जो पोषक जीव शरीर के अंदर होते हैं, ये क्या कहलाते? अंतःपरजीवी कहलाते हैं। जैसे आपको सिलेबस में दे भी रखा है, सीताकर्मी, सीताकर्मी का एग्जाम्पल है बस आपके सिलेबस। सीताकर्मी। दूसरा मैं लिखवा देता हूँ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में होता है। एक होता है लीवर फ्लूक, ये हमारे लीवर में होता है, हमारे नहीं होता है, ये शायद ब्लड में होता है लीवर फ्लूक। और इस सीताकर्मी को हम टेप वर्म भी कहते हैं, सीते जैसा होता है ये एग्जाम्पल है अंतःपरजीवी की आदि। लिख दिया होगा, लिखते रहना इसको स्लो करके। दूसरा लिख देना बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। इसमें लिख लो बाह्य परजीवी में जब परजीवी चूसकों द्वारा जब परजीवी चूसकों द्वारा पोषक शरीर की सतह से पोषण प्राप्त करता है। बाह्य परजीवी लिख जाना, जब परजीवी चूसकों द्वारा, चूसक चूसक देखो ये चूसक, चूसकों द्वारा पोषक शरीर की सतह से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? जीव शरीर के पृष्ठ से या जीव शरीर की सतह से पोषण प्राप्त, यानी चूसक होते हैं ना,
जैसे जोंक होता है ना, चूसक होते हैं, भैंस होता है, भैंस जैसे पानी में गई और वो आपने नहीं देखे पहले, पानी बरसने के बाद यानी बारिश होने के बाद गड्ढे भर जाते थे, जिनको क्या कहते हैं, जोड़ कह सकते हैं, और ग्रामीण भाषा में हम ढाबा बोलते थे उसको। तो जैसे भैंस चल रही थी, पहले बहुत अच्छा सुहावना मौसम रहता था, बारिश होती थी। आजकल तो बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, ज़मीनें सारी अड़प ली गई लोगों द्वारा, तो इतना अच्छा मौसम रहता था, बारिश होती रहती थी, घास पूरे हरियाली रहती थी, और भैंस चरती रहती थी। लोग छाता लेकर के या फिर बना करके पन्नी आदि का कुछ बना करके, और बारिश से बचाव करते रहते थे, भैंसें चरती रहती थी। वो भैंसें क्या करती, जब तालाब में जब पानी भर जाता है तो उसमें चली जाती थी। चले जाने के बाद जोंक क्या करते थे उसमें, जो पानी का जीव है, वो अपने चूसकों द्वारा भैंस के शरीर के अंदर चल जाता था, मतलब चूसक चूसक जो है शरीर के अंदर प्रवेश करा जाता था, प्रवेश करा कर खून चूसता है। तो वो शरीर के अंदर थोड़ी गया, चूस गए शरीर के अंदर पृष्ठ सतह से, यानी तो वो फिर वो कैसा परजीव कहलाएगा, बाह्य परजीवी हो गया। अब जूं देख लो आप, जूं, जो हमारे माथे में होती है ना, होती होंगी किसी की, जो नहाते नहीं होंगे ना, आप में से कुछ बच्चे जो नहाते नहीं होंगे इस समय से, बालों को नहीं धोते हैं, उन्हें जूं पड़ जाती है। अर्थात जूं है वो हमारी इस चमड़ी से चूसकों द्वारा खून का चूषण करती है। जूं हो गई, जोंक हो गया, एग्जाम्पल लिख लो, जूं, जोंक। और सिलेबस में और आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, अमरबेल तो है ही, अमरबेल, रुको रुको, जो जो अमरबेल मत लिखो भी, किलनी, किलनी, किलनी होती है लीच। अरे कुत्ते पर, कुत्ते पर होते हैं, कुत्ते पर, उसको क्या बोलते हैं हम, किलनी, ये कुत्तों पर चिचड़ियाँ। आप तो ये जो जो किलनी और लीच लिख लो आदि। और नीचे की कच्चे बना के लिख देना, अमरबेल, अमरबेल पौधा होता है, अमरबेल अमरबेल अन्य पौधे पौधे पर रहकर उसे पोषण प्राप्त करती है। अमरबेल अन्य पौधे पर रहकर पोषण प्राप्त करती है, अतः अमरबेल भी बाह्य परजीवी है। अमरबेल भी कैसा है, बाह्य परजीवी है। अमरबेल भी क्या है, बाह्य परजीवी है। अब इस पाठ में और क्या शेष है, एक तो शेष रहेगा पोषण। इसमें 3 टॉपिक बच गए पोषण के अंदर। एक तो आपका जो पोषण है ना, कैसा, यूनिसेलुलर में, अर्थात एक कोशिकीय जीव में, जीवों में पोषण,
और एक इसमें पोर्शन मानव में पोर्शन, और एक आपका दंत क्षरण है, दांत खराब कैसे होते हैं वो है। तो अब इसके नीचे आप लिख दो एक कोशिकीय जीवों में पोषण, 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 एक कोशिकीय जीवों में पोषण। लिख लो इसमें आगे। एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में पोषण के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में पोषण के लिए सॉरी, हाँ चलो ठीक, पोषण के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, पोषण के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, विशेष अंग नहीं होते हैं। इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण, इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण सामान्य सतह द्वारा होता है। इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण, इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण सामान्य सतह द्वारा होता है। इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण सामान्य सतह द्वारा होता है। सामान्य सतह द्वारा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दो हैं आपके सिलेबस में। एक कोशिकीय जो जीव हैं, एक कोशिकीय जीव जो हैं दो हैं आपके सिलेबस में, एक तो अमीबा और एक है पैरामीशियम। तो आपके अगर एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाए कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसा होता है, तो एग्जाम्पल तो लिख लो अमीबा और पैरामीशियम, प्रोसेस पहले लिख दो क्या, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण लिख लो। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण लिख दो इसमें। यह है एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव होता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है जिस जिसका शरीर अनियमित आकार का होता है, जिसके शरीर की संरचना अनिश्चित होती है, जिसके शरीर की संरचना अनिश्चित होती है, मतलब बदलती रहती है, बदलती रहती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, शरीर की संरचना अनिश्चित होती है, नहीं बदलती रहती है।
यह है फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा, यह है फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा, फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, शरीर की संरचना निश्चित होती है, बदलती रहती है, और यह है फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का क्या करता है, अंतर्ग्रहण। आप हिंदी में लिख लो, इसको लिखना चाहो तो, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अब फैगोसाइटोसिस क्या, मैं मौखिक बता रहा हूँ, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। यानी ये अमीबा है, इस तरह से ये रहा। इसी संरचना को फिक्स नहीं होती है, तो इसमें फैगोसाइटोसिस मतलब होता है जब ये सामान्य सतह द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। सामान्य सतह से को विशेष संरचना तो होती नहीं, तो ये क्या करता है कि जैसे ठोस पदार्थ को, जब कोई एक कोशिकीय जीव ठोस पदार्थ को ग्रहण करता है ना, यानी जो भोज्य पदार्थ है, ये भोज्य पदार्थ है, इसका भोज्य पदार्थ, और उसको ग्रहण कर रहा है, और भोज्य पदार्थ कैसा है, ठोस है, कैसा है, ठोस है। तो जब जब एक कोशिकीय जीवों द्वारा ठोस भोज्य पदार्थ को सामान्य सतह द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और द्रव पदार्थ को ग्रहण करते थे, उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। सिलेबस में इतना कुछ दे नहीं रखा, इसलिए मैंने ये तो आपके लिए बता दिया कि ये फैगोसाइटोसिस द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण सामान्य सतह द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण, इनमें भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए, ऐसे लिख लो, इनमें भोजन के, इनमें भोजन के अंतर्ग्रहण करने के लिए, अंतर्ग्रहण के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। अर्थात ये सामान्य सतह द्वारा, सतह, सामान्य सतह पर कूटपाद, कूटपाद, इसको इंग्लिश में सूडोपोडिया बोलते हैं, ये अपनी सामान्य सतह पर सूडोपोडिया, कूटपाद, कूटपाद, ये अपने सामान्य सतह पर कूटपाद बनाकर भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, अपने सामान्य सतह पर कूटपाद द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। जब भोज्य पदार्थ, जब ठोस भोज्य पदार्थ, जब भोज्य पदार्थ इसकी सामान्य सतह पर होता है, जब ठोस, जब भोज्य पदार्थ इसकी सामान्य सतह के पास होता है, सामान्य सतह के पास होता है, तो कूटपाद बनाकर, कूटपाद बनाकर
वहां तक पहुंचता है। फुटपाथ द्वारा उन तक पहुंचता है। फुटपाथों की सहायता से फुटपाथों की सहायता से भोजन को, खाद्य कणों को निगलता है। खाद्य कणों को निगलता है। खाद्य कणों को निगलता है। खाद्य कणों को निगलता है, जिससे खाद्य रिक्तिका बन जाती है। जिससे खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका में खाद्य रिक्तिका में कोशिका द्रव्य से खाद्य रिक्तिका में कोशिका, ऐसे लिखना, कोशिका द्रव्य से पाचक एंजाइम, कोशिका द्रव्य से खाद्य रिक्तिका में कोशिका द्रव्य से पाचक एंजाइम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं, जो भोजन को कोशिका द्रव्य से पाचक एंजाइम खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करते हैं, जो भोजन को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। जो भोजन को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। ये सरल अणु विसरण द्वारा कोशिका द्रव्य में ये सरल अणु विसरण द्वारा खाद्य रिक्तिका से कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं। खाद्य रिक्तिका से कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं। ऐसे लिख लेना, सरल अणु विसरण द्वारा खाद्य रिक्तिका से कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिए जाते हैं। खाद्य रिक्तिका से कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिए जाते हैं। जिनका उपयोग श्वसन में
जिनका उपयोग श्वसन द्वारा जिनका उपयोग श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में ऊर्जा व वृद्धि के लिए करता है। जिस श्वसन द्वारा जिनका उपयोग श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में कर लिया जाता है शेष अपचित पदार्थ को कोशिका से बाहर कोशिका से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है ठीक है। ऐसा ही डायग्राम बना लेना। अरे कुछ नहीं, देखो ये कोशिका जीव है अमीबा, इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता भोजन ग्रहण करने के लिए। तो इसमें किसकी प्रक्रिया द्वारा, फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। ठोस पदार्थ को सामान्य सतह द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग नहीं होते। तो क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं। सामान्य सतह से कूटपाद बना लेते हैं और ये कूटपाद द्वारा एक भोजन अंदर चला जाता है। ये खाद्य दानी बना लेते हैं और खाद्य रिक्तिका जो है, खाद्य रिक्तिका में कोशिका द्रव से एंजाइम प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो जटिल पदार्थ है सरल पदार्थों में टूट जाता है और ये सब जो सरल अवयव हैं ये इसमें कोशिका द्रव में चले जाते हैं, अवशोषित कर ले जाते हैं। और जो पाचक एंजाइम के द्वारा जो जटिल खाद्य पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदला है, उनका उपयोग श्वसन में ऊर्जा प्राप्त करने में कर लिया जाता है। जो वर्ज्य पदार्थ होता है शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरह से डायग्राम और बना लेना। आगे आप लिख दो इसमें पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में पोषण लिख दो इसमें, पैरामीशियम में पोषण। लास्ट है पैरामीशियम में पोषण, इसमें लिख देना यह भी एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन इसके शरीर की संरचना निश्चित होती है। पैरामीशियम में पोषण में लिख देना, जगह छोड़ देना इसकी डायग्राम की। पैरामीशियम पोषण लिख देना, यह भी एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन इसके शरीर की संरचना निश्चित होती है। भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन उस विशिष्ट स्थान तक पक्षमाभ की गति, भोजन उस विशिष्ट स्थान पर पक्षमाभ की गति, विशिष्ट स्थान तक भोजन पक्षमाभ की गति द्वारा पहुंचता है।
पक्षमाभ की गति द्वारा पहुंचता है, अर्थात पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है उसका शरीर निश्चित आकार का होता है और उसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही प्रवेश करता है और उस विशिष्ट स्थान तक भोजन को पहुंचने के लिए कौन काम आते हैं? पक्षमाभ। पक्षमाभ की गति द्वारा भोजन उस विशिष्ट स्थान तक पहुंचता है। ठीक है, आगे लिखो इसमें, पैरामीशियम का शरीर पक्षमाभ द्वारा ढका रहता है। पक्षमाभ होता है उसके शरीर के चारों तरफ, पैरामीशियम का शरीर पक्षमाभ द्वारा ढका रहता है। सीलिया बोलते हैं इनको इंग्लिश में, सीलिया। पक्षमाभ द्वारा पूरा शरीर, पैरामीशियम का पूरा शरीर पक्षमाभ द्वारा ढका रहता है। पक्षमाभ द्वारा पैरामीशियम का पूरा शरीर ढका रहता है। ठीक है, इसका डायग्राम ये बना लेना। उसके बाद पैरामीशियम मैंने लिखवाया। देखो इसमें तो भोजन का अंतर करने की विशेष स्थान से नहीं होता, कहीं से भी हो सकता है सामान्य सतह द्वारा। और जो कि पैरामीशियम जो उसकी संरचना, इसकी संरचना निश्चित होती है, अमीबा की पैरामीशियम की संरचना निश्चित होती है। चप्पल के पगतली होती है ना, यानी चप्पल के जो तली होती है नीचे वाली, उस जैसा होता है। और इसके चारों तरफ से ये पक्षमाभ द्वारा ढका रहता है और एक भोजन का अंतर्गण एक निश्चित स्थान से ही होता है। और ये निश्चित स्थान तक भोजन किसके द्वारा पहुंचता है? पक्षमाभ जो है ना वो गति करते हैं, जो शरीर पूरा शरीर ढका रहता है, वो गति के कारण भोजन वहां तक पहुंचता है, उस विशिष्ट स्थान तक, और वहां से भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। तो आपसे पैरामीशियम और अमीबा में भोजन पोषण के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आप ऐसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे।